जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे होंगे। साथियों, हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंदी साहित्य, इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो इसकी थ्योरी की रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज तो हम साहित्य की थ्योरी को कवर करेंगे और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। साथियों, इसकी 4-5 क्लास आपको देखने को जरूर मिलेगी क्योंकि साहित्य एक बहुत बड़ा एक वाइड चैप्टर होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं हमारी जो ये क्लासेस चलती हैं ये सभी क्लास यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, फायरमैन, जेल वार्डर इत्यादि ऐसी तमाम भर्तियां, ऐसी तमाम वैकेंसियां जिनमें हिंदी आती है उन सभी के लिए हमारी जो क्लास है सफिशिएंट रहती है साथियों। ठीक है, तो हम आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं जो रहने वाली है हमारी हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम कितने भागों में बांटते हैं और किस टाइम पीरियड पर बांटते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसको साथियों हम मेजर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा हमारा आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा काल रहेगा पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कहते हैं। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। और आधुनिक काल जो फिलहाल हमारा चल रहा है इसे हम गद्य काल भी कहते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल और आधुनिक काल। इसे हम 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है इसको हम। तो हमारा जो पहला था आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये 1050 से 1375। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं इसको हम, 1700 से 1900 ईस्वी तक। और जो फिलहाल हमारा चल रहा है आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है ये है हमारा 1900 से अब तक, यानी कि प्रेजेंट तक। ठीक है, तो हमने 4 काल को देखा है, इसके काल विभाजन को भी देखा है। आइए, लेकिन हिंदी साहित्य में साथियों बहुत ज्यादा मतभेद होता है, हर एक चीज में होता है मतभेद, चाहे वो टाइम पीरियड हो, चाहे वो किसी साहित्य की रचना हो, मतलब कुछ भी। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन। राम स्वरूप चतुर्वेद के अनुसार जो हमारा जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल, जी साथियों, जैसे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन, उन्होंने हिंदी साहित्य को के काल को कौन कौन सा माना है, यानी कि उनका टाइम पीरियड क्या माना है। उन्होंने आदिकाल जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, उनका जो टाइम पीरियड रहा है 1000 से 1350 ईस्वी तक रहा है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1350 से 1650। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल 1650 से 1850। और आधुनिक काल का जो उनका टाइम पीरियड रहा है 1850 से अब तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नामकरण, यानी कि आदिकाल को किस किस राइटर, किस किस लेखक ने, किस किस विद्वान ने क्या नाम दिया है आदिकाल को। सबसे पहले हम आदिकाल की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है पहले में आदिकाल ही आता है, तो हम आदिकाल की ही बात करेंगे स्टार्टिंग में। तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे हमारे, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। ठीक है, आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्हें वीर काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन को आप भली भांति जानते होंगे, यात्रा वृत्तांत इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल कहा है।
मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। आगे महावीर कुमार द्विवेदी ने बीजवपन काल, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है इसको संधि काल या फिर चारण काल। जॉर्ज ए गिरियसन, इन्होंने इसको कहा है चारण काल। और मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है। तो हमारे जो महान विद्वान हुए हैं उन्होंने आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से जाना है। आदिकाल से संबंधित उनके कवि और रचनाएं, यानी कि आदिकाल में ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हुई है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो आइए देखते हैं आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं और उनसे संबंधित कवि। तो जो सबसे पहली जो रचना है हमारी वो है खुमान रासो। खुमान रासो के जो रचयिता थे ये थे हमारे दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो के थे चंद बरदाई। बीसल देव रासो के थे नरपति नाल। जगनिक थे परमाल रासो के। और शारंगधर हमीर रासो। नल सिंह भाट इसके थे विजयपाल रासो। विद्यापति ने सॉरी विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, भूपरिक्रमा। ठीक है, विद्यापति की आपको ये रचनाएं याद रखनी है। सरहपा जिन्हें सरोज व्रज भी कहते हैं, उनका दोहा कोश मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्वयंभू ने पौमचरियु, रिठेमणी, चरियु, अरिष्टनेमी कहते हैं इसको, और स्वयंभू छंद, इनके स्वयंभू की ये 3 रचनाएं हैं। केदार भट्ट या फिर भट्ट केदार, इनकी रचनाओं में थे जयचंद प्रकाश। अब्दुल रहमान की रचनाएं संदेश राशक, प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है आपको। जो संदेश राशक है प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ रासो ग्रंथ। विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई है रेवंतगिरी रास। जिन धर्मशूरी स्थूल भद्र रास। पुष्पदंत के द्वारा रचित है महापुराण, जयकुमार चरियु और जसहर चरियु। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पुष्पदंत कि मैंने आपको बताई दी अभी। जिन दंत सूरी की है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। देवशैन द्वारा रचित है श्रावका 4। शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी बाहुबली रास। पंच पांडव चरित रास। और उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है सारी की सारी रचनाएं, क्योंकि आधुनिक काल क्या नाम सॉरी आदिकाल की प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं। दलपति विजय की खुमान रासो, चंद पृथ्वीराज रासो, नलपति नाल बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, शारंगधर हमीर रासो, नल सिंह भाट विजयपाल रासो, विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली और भूपरिक्रमा। सरहपा जिन्हें सरोज व्रज भी कहते हैं दोहा कोश। स्वयंभू पौमचरियु, रिठिमणी चरियु और स्वयंभू छंद। केदार भट्ट या फिर भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश। अब्दुल रहमान की है संदेश राशक, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है ये राशो ग्रंथ। विजय सेन सूरी की है रेवंतगिरी रास। जिन धर्म सूरी की है स्थूलभद्र रास। पुष्पदंत महापुराण, जयकुमार चरियु और जसहर। और जिन दंत सूरी की है उपदेश रसायन रास। देवशैन द्वारा रचित है श्रावकाचार। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास और पंचपांडव चरित रास। और उद्योतन सूरी जो हमारी अंतिम है यह है हमारी कुवलयमाला कथा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बाकी इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे आने वाली क्लास में। आज थोड़ी सी थ्योरी मैं इसीलिए आपको के लिए लेके आया हूँ। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो सेकंड काल रहेगा वो रहेगा हमारा पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का ये दूसरा काल रहने वाला है हमारा पूर्व मध्य काल। इसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है 1375 से 1700 तक। इसका जो टाइम पीरियड था 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा था। इसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, पूर्व मध्य काल को। आइए भक्ति काल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भक्ति काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर।
निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, ठीक है। और सगुण काव्य धारा में रामाश्री और कृष्णाश्री, इनके भी अलग अलग लेखक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा ज्ञानाश्री। ज्ञानाश्री शाखा यानी कि संत काव्य, जिन्होंने समाज को ज्ञान देकर ईश्वर और इंसान के बीच में संबंध स्थापित किया है। कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या फिर श्रेष्ठ। कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है महान, ग्रेट, श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की बानियों का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास, कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास, उनको जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है, ठीक है। और थोड़ी सी अब देख लेते हैं ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान या फिर श्रेष्ठ, ठीक है। कबीरदास, कबीरदास द्वारा रचनाएं कौन कौन सी की गई? बीजक, बीजक तीनों का समूह है, साखी शब्द और रमैनी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैदास द्वारा लिखी गई बानी, नानक जी ने लिखी है कौन कौन सी? इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी थे, ठीक है। आगे इनकी रचनाएं देखेंगे हम। दादू दयाल, दादू दयाल द्वारा है अंगवधु काव्य संग्रह इनका ये, और हरडे वाणी दादू दयाल की। मुलुकदास द्वारा रचित है रतन खान, ज्ञानबोध, सुख सागर। और सुंदरदास, सुंदरदास है तो सुंदर तो रहेंगे, यानी कि सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, समुद्र भी तो सुंदर लगता है। ये दोनों इनकी ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं, ठीक है। तो हमने ज्ञानाश्री शाखा को पढ़ा और अब आते हैं इसकी प्रेमाश्री शाखा की तरफ। ऊपर था संत काव्य धारा, यह है हमारा सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे साथियों? कबीरदास जी। कबीर का अर्थ होता है, कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर महान। यहाँ पर प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि किसे को माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी, ठीक है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में परमात्मा को किस चीज से संबंधित किया गया है, यानी किस चीज से चिन्हित किया गया है? परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। सूफी संतों की शैली कैसी थी? मसनवी शैली। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में सूफी काव्य धारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। आइए देखते हैं प्रेमाश्री शाखा की कुछ रचनाएं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो हंसावली है, इसकी रचना की थी असाइत ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मर्गावती की रचना की थी हमारी कुतुबन ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सत्यवती कथा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको, यह ईश्वरदास की। ओके, आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसकी रचनाएं और उनसे संबंधित कवि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे जो कवि है, हमने अभी देखा असाइत। असाइत की रचना कौन सी है? हंसावली। ये राजस्थानी भाषा से संबंधित है। हंसावली, असाइत की हंसावली राजस्थानी भाषा से संबंधित है। नंददास,
नंददास ने क्या लिखा है? रूप मंजरी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या क्या लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी की, आपको ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि है, और इनकी तीन रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है: पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखनी है, कान्हावत, चित्ररेखा और कहरनामा। ठीक है। लेकिन जो ये ब्लैक ब्लैक लिखी गई है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद द्वारा क्या लिखा गया है? चंदायन, अवधी भाषा में। कुतुबन द्वारा मर्गावती। ईश्वरदास की हमने अभी देखी थी सत्यवती कथा। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। मंझन, मधुमालती, मैं से मंझन, मैं से ही मधुमालती। ये सभी की सभी मोस्टली आपको देखने को मिलेगी अवधी भाषा से संबंधित है। ठीक है, अवधी भाषा से, क्योंकि प्रेमाश्री शाखा जो है अधिकतर मोस्टली अवधी भाषा से संबंधित है। इसमें रचनाएं की गई है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक दो रचनाएं ऐसी होगी जो अलग होगी, जैसे राजस्थानी भाषा की हमने अभी पीछे क्या देखा था, वाली रचनाएं अभी देखी थी हमने। शेख नबी द्वारा रचित है ज्ञानद्वीप। उस्मान द्वारा रचित है चित्रावली, इंपोर्टेंट है। नूर मोहम्मद, इनके द्वारा लिखी गई है इंद्रावती, अवधी भाषा में। अनुराग बासुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति यानी कि समास की उक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? बताइए, आपके सामने चार विकल्प है और आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो। बताइए, करो क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? समासो उक्ति यानी कि समास की उक्ति है पद्मावत। और पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तीन इंपोर्टेंट है, बाकी दो और भी है। कान्हावत। जायसी को हेतुत्प्रेक्षा यानी कि उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। उत्प्रेक्षा, आपने अभी पीछे हमने अलंकार पढ़े थे। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं आपको, आप जानते होंगे। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी जो कवि थे हमारे मुल्ला दाऊद ये थे। इन्होंने ठेठ अवधि में रचना की है, ठेठ अवधि। आलोचक विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबन को माना है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक माना है कुतुबन को, रामचंद्र शुक्ल ने। अब आ जाती है हमारी पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्य धारा, इसमें साथियों आपको दो उपधाराएं देखने को मिलेंगी। एक तो रामश्री शाखा और एक कृष्णाश्री शाखा। रामश्री में प्रसिद्ध रहेंगे तुलसीदास जी, और कृष्णाश्री में प्रसिद्ध रहेंगे हमारे कौन रहेंगे? सूरदास जी। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस का। रामश्री शाखा के अंतर्गत इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। तो भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, ये संप्रदाय हैं और ये उनके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद, अद्वैत यानी जिसके जैसा दूसरा ना हो। भाई शंकर जी तो होंगे हमारे, तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के संप्रदायक यानी कि संस्थापक या फिर प्रवर्तक शंकराचार्य जी है। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट कौन थे? राम जी थे। चारों भाइयों में सबसे विशिष्ट राम जी तो ये थे, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन, जैमिनी। सांख्य दर्शन के थे हमारे कपिल देव, यानी कपिल, सॉरी कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल।
और न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन के हमारे आप जानते होंगे पतंजलि, रीति संप्रदाय के थे हमारे वामन, और चरवाक दर्शन लोकायत के मवहार हस्पत्य। आगे देखते हैं, जैन दर्शन के कौन थे, यानी कि शैववाद के पार्श्वनाथ, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, दादू पंथ दादू दयाल। टट्टी संप्रदाय के थे हमारे स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय के थे विष्णु स्वामी, उदासी संप्रदाय के श्री चंद, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, और गौड़िया संप्रदाय के थे हमारे चैतन्य महाप्रभु। आइए एक बार और इन्हें दोहरा लेते हैं। भक्ति काल के ये प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के नाम हैं। अद्वैतवाद, जिसके जैसा दूसरा ना हो, हमारे शंकर जी यानी कि शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट कौन थे, हमारे श्री राम जी यानी कि रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद दो निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद शुद्ध वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। रस मीमांसा दर्शन जैमिनी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन के कौन थे हमारे, गौतम बुद्ध। वैशेषिक दर्शन कणाद। योग दर्शन पतंजलि, और रीति संप्रदाय वामन। चारवाक दर्शन यानी कि लोकायत मवहार हस्पत्य। जैन दर्शन के शादवाद के पार्श्वनाथ, और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य यानी कि श्री राम से ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और दादू पंथ दादू दयाल। टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। उदासी संप्रदाय उदास श्रीचंद। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे हित हरिवंश। गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख के चलने हैं, ये हमारे सभी है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला रहेगा उत्तर मध्यकाल, जिसको हिंदी साहित्य के तीसरे काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इससे पहले हम 2 काल इसके कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा गया है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो वो रहेगा 1700 से 1900, वो 1650 से 1850 तक। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ये जो चलता है हमारा, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार टाइम पीरियड चल रहा है फिलहाल। आइए देखते हैं इस काल में क्या क्या हुआ क्या नहीं। रीतिकाल का वर्गीकरण। रीति सिद्ध काव्यधारा बिहारी जी। रीतिबद्ध काव्यधारा चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और सेनापति देव। रीति मुक्त काव्यधारा के थे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि। इसे हम 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध यानी कि रीति से बंध, रीति मुक्त रीति से मुक्त। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस काल के अधिकांश कवि दरबारी थे, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आप क्या लगा के आओगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो रीतिकाल के अधिकांश जो कवि दरबारी थे, तो वो काल कौन सा रहेगा हमारा, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ठीक है भाई, दरबारी कवि अपने राजा की ये तो प्रशंसा करेंगे,
तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, जो आज के आगरा मथुरा में प्रचलित है। इनका सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहता है? सवैया छंद था इनका, सवैया छंद। छंद के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास कंप्लीट कर चुकी है। रीतिकाल के प्रमुख कवि, आइए अब थोड़ा देख लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनसे संबंधित दरबार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कवि और दरबार का जो संगम रहा है वो हमारा उत्तर मध्यकाल में ही रहा है, यानी कि रीतिकाल में ही रहा है। तो कवि बिहारी किस दरबार से संबंधित है? जयपुर के आमेर। चिंतामणि नागपुर। केशवदास ओरछा। भूषण किसके दरबार में थे? पन्ना। भिखारी दास प्रतापगढ़। बोधा ये भी पन्ना के दरबार में ही थे। कुलपति मिश्र जयपुर। देव पिहानी, ये आपको बस मोटा मोटा सा याद रखना है। मतीराम बूंदी। रघुनाथ काशी। रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान, यानी कि रीतिकाल का जो नामकरण किया गया है उनसे संबंधित जो विद्वान रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाल ही कहा है, क्योंकि हम अधिकतर हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मानते हैं। ठीक है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल। कला यानी कला। अब रीतिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं और उनसे संबंधित कवि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बिहारी। बिहारी की रचनाएं हैं बिहारी सतसई, ब्रजभाषा इनकी लैंग्वेज थी। चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रसविलास। मतीराम की है ललित ललाम, रसराज। ये साथियों मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दोनों, ललित ललाम और रसराज। ये आपको ध्यान रखनी है, अब की बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अलंकार पंचाशिका और भिखारी दास। भिखारी दास जी कौन सी है? काव्य निर्णय। आपको ये काव्य निर्णय और अमरकोश ये दोनों ही याद रखनी है, बाकी आप याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। काव्य निर्णय और अमरकोश। आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह। भाषा भूषण इनकी रचना है रीतिकाल में, और भूषण की है शिवराज भूषण। छत्रसाल किसकी रचना है? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो रचना है हमारी वो हमारे भूषण जी की है। और शिवा बावनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों तीनों आपको याद रखनी है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, तीनों भूषण जी की रचनाएं हैं। और ये किस काल से संबंधित है? रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्य काल से संबंधित है। अब आ जाते हैं हम आज के प्रेजेंट में, यानी आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल कहते हैं। 1900 से अब तक चल रहा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल के वर्गीकरण में आप देखेंगे इसको भी चार कैटेगरी में, यानी कि चार सब कैटेगरी में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। ठीक है। आधुनिक काल को भी हम चार सब कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। साथियों इसके एमसी क्वेश्चन हम आने वाले क्लास में करेंगे, आज थोड़ी थ्योरी पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया इसमें भारतेंदु युग। आधुनिक काल को भी हम चार भागों में डिवाइड करके चले हैं, जिसमें सबसे पहला काल है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। 1857 से 1900 से 1900 ईस्वी तक। आपको याद रखना है 1857 को रिवोल्ट हुआ था हमारा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं तभी से आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। 10 मई 1857 कहां से हुआ था? मेरठ से। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी गद्य का, शब्दों 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 में मत फंस जाना, ये हिंदी गद्य पूछा गया है। आपको शब्दों पर भी पूरा ध्यान करके चलना है। हिंदी गद्य का प्रथम युग माना जाता है हमारा भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने
गद्य काल। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सर्जन हुआ था। सर्जन यानी कि निर्माण। जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। भारतेंदु युग को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब से पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो होगा साथियों पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो हमने आज साथियों देखा, इसका हमने भारतेंदु युग देख लिया है। इसमें ऐसे ही द्विवेदी युग होगा, ऐसे ही छायावादी युग होगा और ऐसे ही छायावादोत्तर युग होगा, क्योंकि आधुनिक काल को हम 4 सब कैटेगरी में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी आज थोड़ा थ्योरी पर ध्यान केंद्रित किया और आने वाली सभी क्लास में हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही हम पूरे हिंदी साहित्य को हम 5 क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसकी आज हमने थ्योरी पढ़ी है मित्रों, तो आने वाली क्लास में हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।